दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम्स के डेली न्यूज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों दोस्तों सबको शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ आज हम लोग इसमें आज के 12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आज हमने इसमें करंट अफेयर्स के इंक्लूड किए और साथ में कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन भी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ, अगर इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए तो ऊपर ये आईएएस पीसीएस एग्जाम्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया क्या। अगला दिया गया 2023 में इसकी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है क्या। अब आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपको लग रहा होगा कि इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही किए होंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तब गलत सोच रहे हैं। हाँ, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन जरूर हुआ। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका मोदी जी के द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया, बल्कि गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा वाला सही है। जो थीम आपको पता है 2023 में भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता की जा रही, उसकी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसे हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, रखी गई। वही सेम थीम यहाँ भी क्या की गई है, इंटीग्रेट की गई है। तो इसकी थीम भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की भी पूछी जाए तो इसकी भी थीम कौन सी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। तो इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर अब आपका क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला। सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन केवल 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला, हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति का अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया है। ये किसे बनाया गया, 4 आपके सामने हैं। तो ये चेतन शर्मा, शिव सुंदर दास, श्रीधरन शरद, सलिल अंकोला। तो ये किसको बनाया गया, ए वाला इसका सही जवाब होगा कि बीसीसीआई की जो चयन समिति होती है उसका अध्यक्ष फिर से चेतन शर्मा, यानी पहले भी थे और फिर से चेतन शर्मा बना दिए गए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा, क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन 10 जनवरी को होता, बिल्कुल बात सही है। पहली बार इसे 2006 में मनाया गया, ये आपका। अगला 2023 की थीम हिंदी पारस्परिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है क्या। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो हर साल ये 10 जनवरी को मनाया जाता। यहीं पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर लगा दिया जाए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस लगा दिया जाए तो ये कब, 14 सितंबर को मनाया जाता। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 1953 में। कब मनाया गया था, 1953 में। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था। अगला 2023 की इसकी थीम क्या है, तो 2023 की इसकी थीम पारस्परिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है। थीम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। पारंपरिक ज्ञान से ट्रेडिशनल नॉलेज से पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी इसकी इस बार की थीम रखी गई। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में क्या नई दिल्ली में हुआ था, ये स्टेटमेंट है। वही ऊपर पूछा कौन है गलत, ये है गलत, क्योंकि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिए नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ। और 2023 वाला पूछा जाए ये कहाँ होगा, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, 2023 वाला फिजी होगा। 2023 वाला कहाँ होगा, तो 2023 वाला पूछे तो 1975 में नई दिल्ली की बजाय ये कहाँ हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। लेकिन 2023 वाला पूछे तो ये कहाँ होगा, ये फिजी होगा।
जिसकी राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिजी की राजधानी क्या हुआ है, तो ये आपकी 2023 वाला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होने वाला है, तो ये फिजी में होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले कौन से प्लेयर बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद रिजवान, शुभम गिल, सुरेश रैना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं कौन? तो ये सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला समावेशन महोत्सव यानी पर्पल फेस्ट, चूंकि ये पहली बार मनाया गया तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 राज्य आपके सामने दिए गए, बताना है कहाँ मनाया गया। गोवा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटक। तो ये कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया है। यहाँ समावेशन, जब इंक्लूजन की बात होती है, समावेशन की बात होती है, तो इसमें किसको ध्यान में रखा गया? जो दिव्यांग हैं। किसमें? दिव्यांग हैं। तो दिव्यांगों के समावेशन को लिए, सामाजिक समावेशन के लिए, सोशल इंक्लूसिविटी के लिए, समावेशता के लिए क्या किया गया? गोवा में भारत का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन शुरू किया गया है। अब बात यहाँ गोवा की आई है तो गोवा से याद करिए, गोवा में एक और अभी कौन, वर्ल्ड कांग्रेस आयुर्वेद से संबंधित कौन, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। तो ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का भी आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और इसी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में 3 इंस्टीट्यूट स्थापित करने की नींव भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर 2022 को रखी गई थी। एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसी गोवा में स्थापित होगा। एक हमने कहा था यूनानी वाला इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित होगा। और एक इंस्टीट्यूट और ध्यान रखिएगा कौन सा है? होम्योपैथी। तो होम्योपैथी वाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली। कहाँ स्थापित होगा? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो ये 3 इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए जाने की नींव यहीं पर रखी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा, 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? अब इसमें जालना जिला पुलिस, अगला नागपुर पुलिस, नागपुर सिटी पुलिस। तो ये नागपुर पूरा सिटी की बात हो रही, तो नागपुर सिटी पुलिस, और ये जालना जिला पुलिस, और अगला दोनों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पूछे तो ये जालना जिला पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन फिर मजेदार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमने कई स्कीम को एक साथ क्या किया, यानी एक में मर्ज कर लिया है। और ये स्टेट स्कीम आप पाएंगे, मोस्टली स्टेट स्कीम हमने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगला मिशन 929, मिशन 929 से त्रिपुरा में चुनाव होने वाले, तो त्रिपुरा विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं वहीं पर ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर 90% से अधिक लोगों के द्वारा मतदान किया जाए, इसी के संबंध में मिशन 929 को शुरू किया गया है। किसके लिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और चुनावी राजनीतिक सहभागिता करें, यानी मतदान में शामिल हों, 90% से ज़्यादा लोगों के द्वारा मतदान किया जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए मिशन कौन सा? मिशन 929 त्रिपुरा से लॉन्च किया गया। इसी प्रकार का एक और मिशन भूमिपुत्र पूछा जाए, यह हम लिख दे रहे हैं, मिशन भूमिपुत्र पूछा जाए तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया या किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? मिशन भूमिपुत्र पूछा जाए तो ये कौन लॉन्च किया है? असम सरकार। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन? असम सरकार के द्वारा मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार का एक और आपसे पूछते हैं, मिशन भागीरथ। मिशन भागीरथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिशन भागीरथ ये सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए कहाँ की? तेलंगाना सरकार की। आपको लगेगा उत्तराखंड होगा, नहीं,
भागीरथी से आप उत्तराखंड मत लगा दीजिएगा। मिशन भागीरथ को तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिशन 929 आपको कौन, त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा, आपको बताई दिए। अगला सहर्ष पहल, कौन सी पहल है? सहर्ष। सहर्ष पहल या सहर्ष योजना क्या उड़ीसा सरकार के द्वारा लाई गई? जी नहीं, यहीं पर ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सहर्ष योजना उड़ीसा सरकार की नहीं बल्कि कौन, इसी त्रिपुरा सरकार के द्वारा सहर्ष योजना को भी लॉन्च किया गया। और त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो स्कूली शिक्षा, बुनियादी प्राथमिक शिक्षा होती है, उसी में आधारभूत बुनियादी ढांचे तथा शिक्षा में सुधार हो, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सहर्ष योजना को क्या किया गया? त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो बी वाला जो उड़ीसा लगा है ये है गलत। ये क्या है? गलत है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला, उड़ीसा की भी हमने बहुत सारी स्कीम आपको क्या किया है, बता चुके हैं। कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उड़ीसा सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम यानी लॉन्च की गई हैं। अगला, जश्न चिल्लई कला। जश्न चिल्लई कला ये श्रीनगर में मनाया जाता है। अगला, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है, तो ये सही है, मुख्यमंत्री मितान योजना। और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना पूछे या मुख्यमंत्री कौशल्या योजना पूछे या मो योजना पूछे, ये सब किसके द्वारा? ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जश्न चिल्लई कला श्रीनगर में होता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला है गलत, सुमेलित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मजेदार है कि 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल के संदर्भ में विचार करना है। इसका उद्घाटन 12 जनवरी, आपको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय कौन सा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो तब तक मत रुको। तो इसका उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान्य बोधक, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तो तब तक मत रुको। और ऐसी युवाओं को प्रेरणा भरने वाले, युवाओं को सही दिशा दिखाने वाले और सबके युवाओं के चहेते स्वामी विवेकानंद का जो जयंती है वो 12 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता। और इसी राष्ट्रीय युवा दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और यह 12 जनवरी 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर्नाटक से होगा और कर्नाटक के हुबली धारवाड़ क्षेत्र से होगा। क्या? तो ये अगला है 2023 की थीम क्या? विकसित युवा विकसित भारत। ये थीम जरूर ध्यान रखिएगा, विकसित युवा विकसित भारत, ये 2023 की थीम रखी गई है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है, यानी 2023 में इसका आयोजन कहाँ? हुबली कर्नाटक में होगा, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। और पीएम मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को इसकी अध्यक्षता की जाएगी। क्यों 12 जनवरी? क्योंकि 12 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, आपको पता है। 2023 की थीम क्या है? विकसित युवा और विकसित भारत। 2023 की इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत, यानी इसका 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला आपके सामने है, असेंड संगम का संबंध किससे है? असेंड संगम का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड, इससे इसका संबंध है क्या? अगला, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से यानी उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंध है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से इसका संबंध है क्या? या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है DPIIT। उसी के द्वारा इसे असेंड संगम को क्या किया गया? शुरू किया गया। यहाँ पर असेंड संगम का, यानी इसमें देख लीजिए असेंड की फुल फॉर्म क्या? तो ये हो गया एक्सीलरेटिंग, एस से हो गया स्टार्टअप, सी से हो गया कैलिवर, ई से हो गया इंटरप्रीन्योरियल और डी से हो गया, यानी EN से हो गया इंटरप्रीन्योरियल और डी से हो गया ड्राइव। तो इसका आयोजन यानी DPIIT के द्वारा कौन? स्टार्टअप इंडिया जो इनोवेशन वीक मनाया जा रहा है। कौन? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो मनाया जा रहा है
उसी के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, यानी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आप समझ लीजिए हमने क्या आपको बताया कि असेंड जो है यह भारत के द्वारा जो स्टार्टअप, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए असेंड संगम का आयोजन किया गया है। और नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 16 जनवरी को। और नेशनल स्टार्टअप वीक 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी उसी के पार्ट के रूप में, उसी के एक भाग के रूप में कौन, असेंट संगम की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत DPIIT के द्वारा। बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये असेंट की फुल फॉर्म समझ चुके होंगे क्या है, एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और कलीवर इंटरप्रीन्यूरियल ड्राइव, और जो उद्यमशीलता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यमशील बने, ये इसका लक्ष्य है, इसका एम है, इसका उद्देश्य है। बात समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि 14वां एडिशन, किस चीज़ का 14वां एडिशन, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। अगला, इसका आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में होगा क्या। अगला, इसका आयोजन मसाला बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्या। अब यहीं पर मामला फंस गया, क्योंकि मसाला बोर्ड जितनी भी कमर्शियल क्रॉप होती हैं उसको ध्यान रखिए, चाहे चाय हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे जूट हो, चाहे आपका ये मसाला हो, ये सभी कौन, कमर्शियल क्रॉप को कौन हैंडल करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सा, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यहीं पर आपका ये फंसाया गया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो किसके द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही लिखा, मसाला बोर्ड के द्वारा आयोजन किया जाता, लेकिन मसाला बोर्ड ये कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, किसके अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, मुंबई में हो रहा है 16 से 18 फरवरी, डेट भी रखिएगा ध्यान। तो 16 से 18 फरवरी 2023 में मुंबई में हो रहा। दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, गलत। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, भारत को मसाला का कटोरा, स्पाइस बाउल भी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। भारत, चूंकि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन करता है, और अंग्रेजों का जो भारत आगमन हुआ या यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तो उनकी भारत के गर्म मसालों की यूरोपीय बाजारों में बहुत ज़्यादा मांग थी, वो भी आप इतिहास में रीजन पढ़ा होगा। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन कोई करता है, तो कौन करता, भारत करता है। आगे, इसीलिए भारत को मसालों का कटोरा भी कहा जाता है। और 2023 की थीम विजन 2030 रखी गई है। 2023 की थीम विजन, यहाँ विजन का हर एक शब्द का अलग मतलब है, अभी उसको भी हम बताएंगे। तो 2030 रखी गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सेकंड के बाद जो भी बचे हैं, यानी ये पहला वाला कि आयोजन इसका 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में होगा, ये सही है। सेकंड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बाकी भारत को मसालों का कटोरा कहा जाता है, सही है। 2023 की थीम विजन 2030 है, ये भी सही है। तो सही आंसर इसमें आपका क्या बनेगा, एक आंसर क्या बनेगा, यानी कौन सा गलत हो गया, तो आपके सामने कौन हमने गलत किया, 2 वाला। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए, सबसे ज़्यादा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए सबसे ज़्यादा जो हल्दी होती है, ये हल्दी, सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन कौन राज्य करता है, हल्दी को क्या बोलते हैं, ट्यूमरिक। ये सबसे ज़्यादा कौन करता, हल्दी का उत्पादन। ध्यान दीजिएगा, हल्दी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र करता है, और महाराष्ट्र में जीआई टैग दिया गया सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज का, व्हाइट ओनियन, सफ़ेद प्याज का जीआई टैग आपसे पूछा जाए, ये किसको दिया गया, तो अभी ये चर्चा में रहा है, ये महाराष्ट्र को दिया गया। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन भी करता, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो मसालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता ही। मसालों का नाम सुन करके आप उसको मत लगा दीजिएगा कि ये केरल होगा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मसालों का करता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 36वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन VLSI डिजाइन एंड, ये 36वां VLSI डिजाइन का ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और 22वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है किसका, एम्बेडेड सिस्टम, यानी जो असेंबलीज की जाती है विभिन्न पुर्जों के माध्यम से, जो विभिन्न आप देखते हो चाहे बाइक हो चाहे कार हो या अन्य प्रकार का व्हीकल हो, उनकी जो असेंबलिंग की जाती है या अन्य इंस्ट्रूमेंट हो, उपकरण हो, इक्विपमेंट हो, अप्लायंस हो, तो इन सब का जो असेंबलीज की जाती है एम्बेडेड सिस्टम, इसी पर क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। तो डिजाइन के लिए डिजाइन पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो 36वें नंबर का है और एम्बेडेड सिस्टम पे जो हो रहा वो 22 नंबर का है और इनका आयोजन 2023 में कहाँ किया जा रहा है, तो इनका आयोजन हैदराबाद कहाँ, हैदराबाद में इनका आयोजन 2023 में हो रहा। कहाँ 2023 वाला आयोजन कहाँ हो रहा है, हैदराबाद, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा रोड सेफ्टी वीक 2023 मनाया गया। अब आपसे पूछ रहा है एक कब के बीच मनाया गया। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन लिखा गया 10 से 16 जनवरी, ये स्टार्टअप वीक मनाया गया। पीछे आपको भी बता चुके कि क्योंकि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता, तो ये स्टार्टअप वीक के रूप में मनाया गया है। लेकिन यहाँ 11 से 17 जनवरी इसको रोड सेफ्टी वीक के लिए मनाया गया। आप देखोगे कि रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, उनमें भारत भी प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा मृत्यु के मामले में भारत भी शामिल है। तो भारत के लोगों में जागरूकता जगाने के लिए, यानी कैसे रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्हीकल या वाहन को चलाते समय, इन्हीं बातों को के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 से 17 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 से 17 जनवरी। अगला CII के द्वारा 11वां संस्करण, और 11वां संस्करण किस चीज़ का, तो ये बायो एनर्जी समिट 2023 के यानी आयोजन कराया जा रहा है। तो ये बायो एनर्जी समिट 2023 का जो 11वां संस्करण हो रहा CII के द्वारा, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि बायो एनर्जी समिट 2023 का 11वां संस्करण कौन करा रहा, तो CII। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। इसका आयोजन नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को होगा। क्या पहला स्टेटमेंट है। अगला इसकी थीम क्या ये रखी गई है, एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी सस्टेनेबल टुमारो आने वाला भविष्य, हमारा आने वाला कल धारणीय हो, सतत हो, इसके लिए जरूरी है एनर्जी ट्रांजिशन। आज जो हम काला धुआं उगलने वाला जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता है, इसको हम कैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाएं, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर हम अपनी निर्भरता को रखें। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए, यानी एनर्जी ट्रांजिशन, जिनमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब आते हैं, तो उस पर हमारी निर्भरता होनी चाहिए। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए ये बायो एनर्जी में यानी समिट का आयोजन हो रहा है CII के द्वारा। तो यहाँ पर ये नई दिल्ली में हो रहा, ये भी स्टेटमेंट सही है। 12 जनवरी 2023 को होगा। एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये टुमारो, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनपुट्स टू पॉलिसी ऑन एम्पावरिंग यंग साइंटिस्ट नामक शीर्षक से इंटरनेशनल वेबिनार, इनपुट्स ऑन पॉलिसी, कौन सा, इनपुट्स टू पॉलिसी ऑन एम्पावरिंग यंग साइंटिस्ट, ये शीर्षक है। इस पे इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया। अब ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, और IIT बेचू, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से, तो इसका दोनों आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका C हो जाएगा। दोनों के संयुक्त प्रयासों से इसका आयोजन हुआ है। अगला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसके द्वारा, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट जो सॉन्ग का अवार्ड, ये कौन सा, RRR मूवी, कौन सा RRR मूवी
का सॉन्ग जो नाटू नाटू है ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता, तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके डायरेक्टर अगर पूछा जाए तो एस राजमौली है। बाहुबली फिल्म भी के डायरेक्टर एस राजमौली ही थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये आपको सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना उत्तराखंड चमोली, आपको पता है कि वहाँ पर दरारें इस समय दिखाई दे रही हैं। तो इसके संबंध में हमने कई क्वेश्चन ज्योग्राफी वाला भी और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला चल रहा है उसको भी इसमें लपेट लिए हैं, तो अब कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना उत्तराखंड चमोली में है क्या, बिल्कुल बात सही है। अगला बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये मध्य प्रदेश में है क्या, तो ये भी आपका सही है, बाणसागर मध्य प्रदेश में है। अगला नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश में है क्या, ये भी सही है। नाथपा झाकरी पूछे तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला चमेरा बांध ये जम्मू कश्मीर में है क्या, ये है यहाँ पर गलत। ये क्या है, ये है आपका गलत। तो यहाँ पर गलत वाला कौन हो जाएगा, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देश की ऊर्जा सुरक्षा पर 4 स्तरीय स्ट्रेटजी रणनीति में क्या क्या शामिल है। तो ये देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो इसके लिए 4 स्ट्रेटजी पे बात की गई है। तो कौन कौन 4 स्ट्रेटजी हैं। एक तो भारत में जो ऊर्जा अभी जीवाश्म ईंधन एकल ऊर्जा स्रोत जीवाश्म पर निर्भर है, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन भी होता है, तो उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, यानी जो एनर्जी के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो आपूर्ति की स्रोतों को विविध रूप देना ये स्ट्रेटजी में शामिल है क्या। अगला घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस का ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना, उत्पादन करना, क्योंकि हम जब दूसरे देशों से मंगाते हैं तो आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन के युद्ध में उनके दाम अगर बढ़ना शुरू होते हैं तो उसका विदेशी मुद्रा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और भारत का जो विदेशी रिजर्व है वो भी उसका प्रतिकूल रूप से यानी कम होता है या प्रभावित होता है। तो ये आपका उसका। और दूसरा, जब घरेलू स्तर पे तेल एवं गैस का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेशन होगा, एक्सप्लोरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो इससे भारत की मुद्रा भी विदेशी मुद्रा बचेगी और राजकोषीय घाटा भी कम किया जा सकता है। चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों को भी कम किया जा सकता है। तो ये इसका है क्या। तो पहला आपूर्ति स्रोतों को विविध रूप देना, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू स्तर पर ऊर्जा के स्रोत जो हैं तेल एवं गैस का पता लगाना, उनका प्रोडक्शन करना, ये है। अगला वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एवं गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाना। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो आज हम जीवाश्म ईंधन पर अर्थव्यवस्था को निर्भर किए हुए इसको डाइवर्सिफाई करें, और वैकल्पिक अल्टरनेटिव जो ऊर्जा स्रोत हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो इसी प्रकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था जो हमारी आज के समय तेल पर हमारी निर्भरता, इसको हम हटा करके गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएं, तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग एवं गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाना ये। अगला हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना, ये इसमें शामिल है क्या। तो इसमें 4 ये स्ट्रेटजी हैं जो मेंस में भी आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ऊर्जा के स्रोतों को विविध रूप देना, दूसरा घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस का पता लगाना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाना, हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना, ये क्या हैं 4 स्ट्रेटजी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों इसमें शामिल हैं। तो इसमें सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, सभी इसमें शामिल है। अगला, पृथ्वी 2 मिसाइल के संदर्भ में विचार करना है। अभी सक्सेसफुली पृथ्वी 2 मिसाइल को लॉन्च किया गया, तो इसका निर्माण इसरो ने किया है क्या। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सिंगल स्टेज, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये सिंगल स्टेज और सॉलिड नहीं लिक्विड इंजन वाली मिसाइल है क्या। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो और अगला, चौथा, या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है क्या। अब आपको सही बताना, तो ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर सब स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला हो गया गलत, क्योंकि इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया। इसे चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेट सेंटर से क्या किया गया, चांदीपुर से इसे लॉन्च किया गया है। तो ये बात आपका भी ध्यान रखिएगा। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और यह सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2, ये कौन सतह पर मार करने वाली कौन सी है, सिंगल स्टेज की लिक्विड
प्रोपेलेंट पर आधारित क्या है, ये सॉलिड नहीं लिक्विड पे है, सिंगल स्टेज की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर, चांदीपुर उड़ीसा से इसका यानी लॉन्च किया गया सक्सेसफुली, और इसकी जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और परवान हथियार ले जाने में सक्षम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4। पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये 2, 3, 4 ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिसाइल का वजन, अगर आपसे अन्य फैक्ट भी जान लीजिए, वजन इसका कितना, 4600 किलोग्राम मिसाइल का वजन है। लंबाई पूछे तो 8.5 मीटर ये मिसाइल की लंबाई है। और इसका व्यास पूछे, जैसे ये मिसाइल है तो ये व्यास कितना है, तो ये 110 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो इसका व्यास कितना है, व्यास कितना है 110 सेंटीमीटर, लंबाई 8.5 ये मीटर है इसकी। और विस्फोटक ले जाने में, ये परवान हथियार या विस्फोटक 500 किलोग्राम के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में हमने बताया बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसे जीत लिया गया, तो नाटू नाटू जो RRR मूवी का सॉन्ग था उसको दिया गया। अब इसी में हमने अन्य जो इंपॉर्टेंट आपके लिए उसको कवर कर दिए हैं। अगला, बेस्ट पिक्चर ड्रामा पूछे, बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स को यानी मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज पूछे तो हाउस ऑफ द ड्रैगन, डराता कौन है, जो ड्रामा नौटंकीबाज होता है वही क्या करता है, बेस्ट ड्रामा सीरीज। देखो 2 हैं, एक बेस्ट पिक्चर ड्रामा तो फेबलमैन्स, और बेस्ट ड्रामा सीरीज पूछे तो हाउस ऑफ ड्रैगन को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर पूछे तो ये कौन है, स्टीवन स्पिलबर्ग को दिया गया। अगला, बेस्ट एक्टर पूछे, ये बेस्ट डायरेक्टर पूछे मोशन पिक्चर का तो ये किसको, स्टीवन स्पिलबर्ग। और बेस्ट एक्टर पूछे तो एक एक्टर में मोशन पिक्चर ड्रामा का किसे दिया गया, तो ये ऑस्टिन बटलर, किसको, ऑस्टिन बटलर। और मूवी का नाम इनका क्या, एल्विस। मूवी कौन है, एल्विस। मूवी कौन सी है, एल्विस। मूवी इनकी कौन सी है, इनकी मूवी एल्विस है। तो एल्विस मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा जाए तो ये मोशन पिक्चर ड्रामा कौन, केट ब्लंचेट को टार मूवी के लिए दिया गया। तो यहाँ पर सही सभी सुमेलित हैं। और कई कैटेगरी हैं, लेकिन ये आपके लिए इतनी कैटेगरी आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृत का, आज का लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृत का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका कहाँ स्थापित किया गया, तो ये राखी गढ़ई। कहाँ पर, राखी गढ़ई। और ये कहाँ है, हरियाणा। कहाँ है, हरियाणा। तो राखी गढ़ई के हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये आप भी आगे ध्यान रखिएगा। और डाकयार्ड पूछे तो डाकयार्ड ये कहाँ पर, तो डाकयार्ड के रूप में डाकयार्ड बंदरगाह ये कौन, लोथल गुजरात में स्थित है, जो प्रमुख बंदरगाह था। धौलावीरा पूछे तो इसे यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया और UPSC में क्वेश्चन भी बना था। क्लियर। तो धौलावीरा भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। जुते हुए खेत के साज कहाँ से मिले थे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। आइए कल के क्वेश्चन का तेजी से क्या करते हैं, अब रिवीजन करते हैं। कल वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। हाँ, कल वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, तेजी से रिवीजन करते हैं। ये क्या, चलो भाई। अगला, ऑटो एक्सपो 2023 के संदर्भ में ये पूछा गया था। इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। परिवहन मंत्री 16वें संस्करण की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी थी इसका। अगला, आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक्सपोर्ट में हुआ था क्या, तो यहाँ पर क्या थे, तीनों स्टेटमेंट क्या थे, सही थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पुस्तक इसमें दिया गया था, बताना था कौन सही सुमेलित है, तो ये स्पीयर हैरी ने इसको लिखा है, सही बात। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर विमल जालान की, ये भी सही है। ये कंफ्यूज्ड माइंड यानी स्टोरी IRS साहिल सेठ की, ये भी सही। अम्बेडकर रिलाइव, ये गलत था। हमने कहा था सागरिका घोष ने कौन सी पुस्तक लिखा है, तो सागरिका घोष के द्वारा कौन, अटल बिहारी वाजपेयी शीर्षक से पुस्तक लिखी गई। तो ये वाला अम्बेडकर रिलाइव पे शशि थरूर ने लिखा, तो ये था गलत। बाकी 1, 2, 3 के थे सही। तो इसमें कितने युग में सही थे, 1, 2, 3 यानी 3 युग में सही थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। लिटिल बुक ऑफ इंडिया पूछे, लिटिल बुक ऑफ इंडिया रट लीजिए। लिटिल बुक ऑफ इंडिया पूछे रस्किन बॉन्ड, लिटिल बुक ऑफ इंडिया पूछे तो किसने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लाल सलाम पूछे स्मृति ईरानी, लाल सलाम स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताएंगे कौन, रस्किन बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट पूछे तो आप बताइएगा क्या ये उर्जित पटेल की है। अगला,
हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रृंखला में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवा चौहान। राजस्थान से ताल्लुक रखती, उदयपुर से रखते हैं और रामपुर कौन? कुमार पोस्ट पे इनको तैनात किया जाएगा। अगला, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन बस कहाँ? तो ये आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के द्वारा विकसित किया गया। सही है। भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट असम, ये भी सही है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा। अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश कौन? मनप्रीत मोनिका। तो यहाँ पर तीनों युग्म क्या हैं? सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल बात सही है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में, सही है। सूरज कुंड ये उत्तराखंड में नहीं है, हमने कहा था हरियाणा में है। अत्रि कुंड उड़ीसा में, सही है। तो इसका यानी कौन सी वाला गलत हो जाएगा? जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के संदर्भ में बताना है। 1890 की उत्तंगता पर नेशनल हाईवे 7 ऋषिकेश बद्रीनाथ पर स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले के अंतर्गत आता। इसके पूर्व में कर्मनासा व ढगनाला तथा दक्षिण व उत्तर में धौली गंगा अलकनंदा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये और मिश्रा आयोग 1976 का संबंध जोशीमठ से है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, 7 जनवरी 2023 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जात आधारित सर्वे शुरू किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला, एनएसओ के प्रथम एडवांस आकलन एस्टीमेट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 में कितनी रहने के अनुमान है? तो ये 7%। कितना? 7% रहने का क्या है? अनुमान है। अगला क्वेश्चन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के संदर्भ में विचार करना। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, बिल्कुल बात सही है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य टेक्निकल टेक्सटाइल का घरेलू जो अभी 40 बिलियन बाजार है 2020 में, 24 तक इसे 4 वर्षों में 50 बिलियन ले जाना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला, न्यूली इंजीनियर्ड मटेरियल वाइलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है IISER पुणे के द्वारा, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा, जो पुणे में स्थित है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च जो पुणे में स्थित उसके द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अगला, PACF यानी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा PACF जैसे मोहम्मद की शाखा है क्या? अगला, TRF ये लश्कर तैयबा या लिट्टी की शाखा है क्या? बोको हराम नाइजीरिया, ऐसा ही हाउदी वाला गलत था, बाकी 1-2 सही थे। अभी चर्चा में 2 को लेके रहा। PAFF और TRF इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है भारत के द्वारा, इसलिए चर्चा में रहे थे। तो यहाँ पर यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ये आपकी PAFF की फुल फॉर्म है, और द रेसिस्टेंस फ्रंट ये TRF का है। तो ये आपका कौन घोषित किए गए आतंकवादी संगठन हैं, और इसे भारत सरकार ने घोषित किया है। 9 जनवरी 2023 को शुरू यंग प्रोफेशनल स्कीम का संबंध किससे है? तो ये है ब्रिटेन। इसका संबंध किससे है? ब्रिटेन से है, UK से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, रहमान राही के संदर्भ में क्या सही है ये बताना। इन्हें 1961 में कविता संग्रह नवरोज ए सबा, किसके लिए? नवरोज ए सबा के लिए साहित्य अकादमी दिया गया, बिल्कुल बात सही। 2007 में सियारुद जरीन मंच के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट लिखा कि इन्हें 2001 में पद्मश्री नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इनको कब? 2000 ईस्वी में पद्मश्री दिया गया। तो इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट क्या होगा? सही, बाकी तीसरा वाला हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अगला, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो जनक थे डॉक्टर टे हेम्पटन उदवाडिया, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सही है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत, ये भी सही है। क्लोरीन की खोज सीले ने की, ये भी सही। माइक्रो प्रोसेसर हॉब ने किया था, तो ये है गलत। तो 1 और 2 ये डी वाला गलत हो जाएगा। अगला, भारत के प्लेयर अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स का अंडर-15 का खिताब मिस्र की सुहेला हजम को पराजित करके जीता। तो ये भी किसको पराजित किया ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्क्वैश प्लेयर हैं। कौन? स्क्वैश। आपको नाम बताए थे कौन, ध्यान दीजिएगा। ज्योत्सना चिनप्पा भी कौन है? स्क्वैश प्लेयर। उनके बाद दूसरी ऐसा है जो डबल बार जीता है। स्प्रिंग योजना का संबंध किससे है? तो ये है इसका रक्षा। ये अभी चर्चा में हमने कहा था, स्वार में एक नाव हथियार ले जाने वाली विकसित की जा रही इसी स्प्रिंट योजना के संबंध में, तो इसलिए चर्चा में आई। अगला, अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये कहां पर? मणिपुर। कहां पर किया गया? मणिपुर। और मणिपुर को भारत में पोलो का जनक भी कहा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टेट
के कुछ यहाँ उत्सव हैं जो छेरछेरा उत्सव छत्तीसगढ़ में होता है, बिल्कुल बात सही। बेहुला उत्सव बिहार में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा बेहुला। और हमने कहा था पोला नवाखाई, एक हुआ नुआखाई, नुआखाई उड़ीसा का, लेकिन पोला नवाखाई, नवाखाई, भोजली, तीनों ध्यान दीजिएगा ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये यही सी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, जो उड़ीसा लिखा है। बाकी चेरवाल हिमाचल प्रदेश, चेरवाल कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये छत्तीसगढ़ के उत्सव ध्यान रखिएगा कौन कौन हो गया। एक तो छेरछेरा हो गया, कौन छेरछेरा हो गया, दूसरा भोजली, छेरछेरा हो गया, छत्तीसगढ़ का भोजली हो गया, तो छेरछेरा भोजली। अगला नवाखाई, अगला कौन, पोला नवाखाई। तो तीन के यहाँ पर कितने, चार हमने अभी बता दिया। छेरछेरा छत्तीसगढ़ के कौन कौन हो गए, छेरछेरा हो गया, अगला कौन हो गया, छेरछेरा हो गया, भोजली हो गया, अगला नवाखाई हो गया, और उसके बाद पोलो, कौन, पोला नवाखाई, ये आपके कहाँ, छत्तीसगढ़ में होते हैं। चेरवाल हिमाचल प्रदेश में होता है। अगला कुछ यहाँ पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के कौन हो गए, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख, यानी हिमाचल प्रदेश में आओगे तो कौन, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन, एक तो पीछे आपने याद कर लिया कौन, चेरवाल। अगला कौन, हिमाचल प्रदेश का फुलाइच है, फागुली है, जयारा, हरियाली, सायर। तो इसमें कौन कौन हो गए, चेरवाल हिमाचल प्रदेश का हो गया, फुलाइच, फागुली कौन कौन हो गए, तो ये आपका चेरवाल हो गया हिमाचल प्रदेश का, फुलाइच हो गया, अगला फागुली हो गया, फागुली के बाद जयारा हो गया, हरियाली, सायर। झारखंड का ये सरहुल और कर्मा जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी फगुआ, सोहराय, चांडी ये झारखंड का, गुरेज और ट्यूलिप ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक का उगाडी, पट्टदकल, महामस्तकाभिषेक, ये महामस्तकाभिषेक बहुत पूछा जाता, तो ये पट्टदकल, उगाडी, महामस्तकाभिषेक ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। और केरल का तो बिल्कुल रट जाइए, ओनम केरल का है, विशु केरल का है, अट्टुकल पोंगल, पोंगल केवल पूछे तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछे तो केरल का है। अगला त्रिशूर पूरम पूछे तो केरल का, थेय्यम केरल का, मकर विलक्कू भी कहाँ का, केरल का है। मध्य प्रदेश का भगोरिया और आखा तीज, मध्य प्रदेश का भगोरिया और आखा तीज। और राजस्थान का पुष्कर मेला, राजस्थान इंपॉर्टेंट है। अगला धुलंडी, घुरला और सिंजारा, गनगौर, तो ये कहाँ के, राजस्थान के। कौन कौन, राजस्थान पुष्कर मेला हो गया, अगला धुलंडी हो गया, घुरला हो गया, सिंजारा हो गया, गनगौर ये कहाँ के हैं, ये राजस्थान के। ये आपका कौन, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का पूछे नराली पूर्णिमा, गुडी पड़वा, पोला ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिक्किम का पूछे तो सिक्किम का लासोंग, सिक्किम का कौन कौन, लासोंग हो गया। अगला दुर्ग प्रेसी हो गया, अगला पांग लुप सोल हो गया, सागा दावा और दासैन, सागा दावा इंपॉर्टेंट और लासोंग दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला त्रिपुरा का पूछे तो खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट है। कौन, खर्ची पूजा, गरिया, केर गंगा, गजन उत्सव, तो ये गरिया त्रिपुरा का कौन, गरिया हो गया, केर गंगा, गजन उत्सव, खर्ची पूजा ये त्रिपुरा का। और इसके बाद उत्तराखंड का कौन, हरेला, हरेली पूछे छत्तीसगढ़ का, तो हरेली छत्तीसगढ़ का, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में आपने कौन, छेरछेरा, हरेली, उसके बाद कौन, और कौन देखा, तो अगला देखा था कौन कौन कौन, अगला नवाखाई, नवाखाई, और उसके बाद पोला नवाखाई, पोला नवाखाई और भगोली, ये आपके कितने देखे थे, ये आपका छत्तीसगढ़ में। तो हरेली भी हरेला उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। अगला चैतोल उत्तराखंड का, बिखोती और अगला खा तरवा ये कहाँ का, उत्तराखंड का। नागालैंड सबसे लास्ट देखिए तो मोआसी, सेगरेनी, अगला नकन यूलियम, सक्रूनिये, अगला तसोकुम, अगला मिकुंट, अगला ओलिंग मोन्यू, ओलिंग मोन्यू के बाद कौन, चंगगाडी, अगला कौन हो गया, चंगगाडी, अगला बुसु, ये सब कहाँ के हैं, ये हैं नागालैंड के। अगला सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, तो ग्रैंड स्लैम विजेता यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा गया, तो इसका सही आंसर राफेल नडाल हो जाएगा, राफेल नडाल। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता कौन, राफेल नडाल। अभी चर्चा में ये आए नोवाक जोकोविच, इसलिए क्योंकि उनके द्वारा 92वां टूर खिताब जीता गया एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल में सेबेस्टियन कोर्डा को पराजित करके यूएसए के। अगला द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 2030 की समिट का आयोजन कौन कर रहा है, तो ये समिट भारत में, और भारत में भी कहाँ, नई दिल्ली। स्थान पूछे तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हो रहा, नई दिल्ली में हो रहा है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये, और इसका विषय क्या है, वॉइस ऑफ साउथ यानी ग्लोबल साउथ, इसका एकता की आवाज़, एकता का उद्देश्य, एकता की आवाज़, एकता का उद्देश्य इस बार की थीम है। तो ये था कल और आज दोनों का हमने करंट अफेयर्स आपके सामने डिस्कस कर दिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इसकी PDF आपको बताई दिए ISPCS एग्जाम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपना रिविजन भी कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।